काउंटर हुआ है भरत तिवारी का। सीएम सम्राट चौधरी कह रहे थे मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उन्हें पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। अपना पिस्टल फेंक कर सरेंडर कर दिया था भरत तिवारी पुलिस को। उसके बाद 5 गोली मारा गया, एक गोली पेट में लगी है। कहा जा रहा था हाफ इनकाउंटर, लेकिन फुल इनकाउंटर कर दिया गया। इसको लेकर आपका क्या मत है सर? पूरा बिहार उबला हुआ है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा हत्या की गई। किसी भी परिस्थिति में 5 दोषी किसी भी कानूनी लैचेज का लाभ उठाकर छूट जाए तो छूट जाए। हमारा कानून नहीं कहता है कि एक भी निर्दोष सजा पाए। पुलिस के जिन लोगों ने यह काम किया है, सरकार ने उसे गलत मानते हुए कार्रवाई कर दी है। इसलिए मैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो न किसी को बचाने का प्रयास कर रही है और न किसी को नाजायज तरीके से फंसाने और उन्हें किसी तरह का तकलीफ हो ऐसा प्रयास कर रही है। अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास जरूरी है। उसमें अगर किसी ने जाने या अनजाने एक निरपराध को सजा दे दिया तो ऐसे लोगों पर सरकार सख्त है और कानूनी कार्रवाई की है और आगे भी की जाएगी। मतलब कार्रवाई होगी। भाजपा के नेता सवाल उठा रहे हैं, विजय सिन्हा, आनंद मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, इन्होंने कह दिया है कि यह गलत हुआ। मैं भी कहा हूं ना कि सरकार ने इसको गलत मानी है, तभी तो जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग थे उनको निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नई सरकार का गठन हो गया सर, सम्राट चौधरी सीएम बने हैं। मतलब बिहार के विकास को लेकर क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में जो बिहार से पलायन होता है, दूसरे राज्यों को जाने को मजबूर हैं बिहार के लोग, इस पर कोई व्यवस्था ऐसी बनेगी जिससे बिहार के लोग अब पलायन से बिहार के लोगों को मुक्ति मिले? 2 तरह के लोग हैं, एक जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी मजबूरी है वो पलायन करते हैं, और एक जो यहाँ रोजगार नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ मजदूरी करना नहीं चाह रहे हैं, जो भी कारण हो वो भी पलायन कर रहे हैं। तो जहां पर रोजगार नहीं मिलने के कारण पलायन हो रहा है, सरकार उसको चिन्हित करके और बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री श्रेयसी जी, संयोग से हमारे प्रभारी मंत्री भी है, का प्रयास, मुख्यमंत्री जी का खुद का प्रयास और पूरे मंत्रिमंडल का ये प्रयास है कि हम औद्योगिक क्रांति बिहार में लाएं और लोगों को बिहार में ही हर तरह का रोजगार दें ताकि कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए। अब बाकी कई लोग पहले से बस गए हैं, उनके परिवार के लोग बसे हुए हैं, वो भी कारण है उनके बाहर जाने का, तो वो तो अलग विषय है। लेकिन आने वाले दिनों में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें विस्तार होगा, वहां से नियोजन मिलेगा। औद्योगिक क्रांति आ रही है, वहां से रोजगार अस्थाई मिलेगा, अस्थाई भी मिलेगा। इस तरीके से बिहार विकसित बिहार बनने के मार्ग पर चल रहा है। युवा दृढ़ संकल्पित होकर काम करने वाले व्यक्ति आदरणीय सम्राट जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं और उसमें बिहार के विकास के बिना भारत के विकास का, देश के विकास का लक्ष्य नहीं हासिल होगा। इसलिए बिहार विकसित हो, इसमें केंद्र भी हर तरह का सहयोग, मार्गदर्शन, आर्थिक सहयोग सारा किया जा रहा है। बिहार विकसित होकर रहेगा। मतलब चलिए आपके सामाजिक जीवन पर चर्चा कर लेते हैं, निजी जीवन पर चर्चा कर लेते हैं। एक मुखिया की राजनीति से शुरू करके बिहार विधान परिषद के सदस्य बने,
आज बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, काफी अनुभवी माने जाते हैं। सभी के ऊपर एक ऐसा आपका व्यवहार है कि सब लोग आपसे खुश रहते हैं। कैसे ये सफल हो पाता है? मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और मेरे गांव में अप्रैल 1978 को में मैं 2:10 का न्यूज सुनने के लिए रेडियो हाथ में लिया। अप्रैल 1978 जी, वाह। और उस समय मेरा जन्म भी नहीं था। और, और गांव में हल्ला हुआ, आग लगल। मेरा हाथी रहता था उन दिनों, तो मैं हथसार में ही रेडियो फेंका और मैं भी दौड़ा गांव की ओर। गांव में आग लग चुकी थी, 32 घर जले, एक बच्चा भी जला हम्म, और मैं स्वयं लोगों को प्रेरित करता रहा, खुद भी बाल्टी से पानी फेंकता रहा और 1.5 घंटे तक इस संघर्ष के बाद 32 घर जले, एक बच्चा जिंदा जल गया। और जब मैं उसके बाद साइकिल उठाया, मैं उसके बाद गिर गया, अचेतावस्था में आ गया। 5-7 मिनट के बाद फिर मैं नॉर्मल हुआ। तो मैं साइकिल उठाया और एलोन मैं चल दिया बेलसंड, ब्लॉक अंचल बेलसंड था। अधिकारियों को कहा, मेरे साथ लोग जीप से चल दिए, मैं साइकिल से चल दिया और लोग चूड़ा गुड़ डॉक्टर सब लेकर आए। थाना के लोग आए, बीडीओ आए, सीओ आए, जो कानूनी कार्रवाई होनी थी हुई। और मेरे पिताजी दिल्ली में एम्स में इलाजरत थे। वह एक घटना ऐसी घटित हुई कि न सिर्फ मेरे पंचायत बल्कि अगल बगल से लोगों ने दबाव डाल दिया कि इनको कहिए मुखिया का चुनाव लड़ने का। और मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, उसी साल होना था, मैं मुखिया बन गया। और फिर अगले साल 79 के मार्च में प्रमुख बन गया। फिर 80 के नवंबर में जिला परिषद का उपाध्यक्ष बन गया। और इस तरह से एक कार्यकर्ता के नाते अपने दायित्व का निर्वाह श्री और अब स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के नेतृत्व में करते रहे। बड़ा हौसला मिला, उनसे मार्गदर्शन मिला और जिले के राजनीति में एक सबसे कम उम्र के कार्यकर्ता के रूप में, परंतु सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के रूप में जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनकर मैं जिला में घूम रहा था। और इस तरह से मेरा राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ और आज तक आया। मैं इतना कह सकता हूं कि समाज का हर तबका, हर दल, अगड़े पिछड़े सभी समाज और हिंदू और मुसलमान, सबने निजी जीवन में मुझे बहुत स्नेह दिया, मार्गदर्शन भी दिया, समर्थन भी किया और मुझे प्रोत्साहित किया। इसीलिए चुनाव के दिन 11 नवंबर को जब स्थानीय स्तर पर रामपुर गंगोली मतदान केंद्र पर एक सोशल मीडिया के साथी ने पूछा कि अब तो लगता है आप विधायक हो गए, कैसा लगता है? तो मैंने कहा मुझे भी लगता है, रीगा के लोगों ने अपना विधायक चुन लिया। तब उन्होंने पूछा वो कौन है? हम कहा वो मैं हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा इतना भरोसा? मैंने कहा मैंने चेहरा देखा है और मैं चेहरा से देखा कि लोगों ने मुझे विधायक चुन लिया। और मैं उसी दिन कहा था कि मैं 3,18,000 लोगों का विधायक हूँ। टुन्ना जी का विधायक भी मैं ही हूँ। और अगर कोई ऐसी आवश्यकता होगी कि टुन्ना जी को एक विधायक से कोई पत्र चाहिए होगा तो वो मैं ही दूंगा, कोई दूसरा नहीं देगा। इसलिए चुनाव खत्म, चुनावी बात खत्म, विधायक मैं सबका हूं, सबके लिए मेरा दरवाजा खुला रहेगा। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे त्रुटियों के तरफ लोग आकर्षित करेंगे ध्यान मेरा और अच्छे काम में सहयोग करेंगे ताकि मैं उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव चेष्टा कर सकूं। अंतिम सवाल सर, याद पड़ गया है अभी। रीगा में 2 हाथी खड़ा है, स्ट्रीट लाइट 2-3 साल से बंद है सर, नहीं चालू हुआ अभी तक। हाथी, रीगा के लोग उसको बोलते हैं दोनों हाथी खड़ा है और अंधेरा रहता है बाजार। कब चालू होगा सर? 2 नहीं है, 3 है। 3 है जी, इमली बाजार चाहिए एक इमली बाजार में जी, है। बाजार में 2 है। मैं सरकारी सिस्टम के सभी लोगों से बात किया, थोड़ा सरकार के स्तर पर निर्णय की आवश्यकता है।
एक इसके लिए सरकार को नियमावली बनाना होगा कि डिफरेंट मद से बन तो जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के संबंध में कोई पॉलिसी नहीं है। आने वाले सत्र में हम इस पर भी ध्यान आकृष्ट करेंगे फिर से, ऑल्दो इस पर बात बड़ी है। परंतु मैं मुजफ्फरपुर के एक एजेंसी से बात किया था कि भाई आप मेरी मदद करो, इस तीनों को चालू करा दो और हमको बता दो अगर बजट मेरे पॉकेट तक वहन करने का होगा तो मैं तीनों करा दूंगा, नहीं होगा तो एक करा दूंगा। वो सज्जन आजकल कर रहे हैं, वो आ जाएं, क्योंकि एक्सपर्ट वही है, सीतामढ़ी में कोई नहीं है, तो वो आके हमको बता दे तो मैं चाहता हूं कि पॉकेट अलाउ करेगा तो तीनों कराएंगे, नहीं तो जितना होगा कम से कम एक जरूर हो जाए, ये मैं एक भी चालू होता है तो रीगा बाजार कम से कम कवर हो जाएगा। तो चलिए, ये थे रीगा के विधायक, कर्मठ समन्वय को स्थापित करके रहने वाले विधायक वैद्यनाथ प्रसाद जी बड़े ही शालीनता के साथ हर चीजों को बारीकी से रखते हैं। क्षेत्र में लगातार लोगों के सेवा में लगे हुए हैं, हर एक मुद्दे पर लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं। रीगा के विकास पर इन्होंने बड़ी बातें कह दी है, चाहे वह रामपुर गंगोली का मुद्दा हो या भगवानपुर से अनहारी का मुद्दा हो या किसी अन्य रूप में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और एक बात और, 2027-28 में रीगा अब नगर पंचायत नहीं नगर परिषद बनेगा, इसको लेकर इन्होंने बड़ा संदेश दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका नमस्कार, सबों को नमस्कार, आपको धन्यवाद। और इसी तरह से क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर आप प्रखरता से अपना रिपोर्टिंग करते रहिए, मेरी शुभकामना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।